काफी सारे लोग पूछते हैं हमें कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि ई स्पोर्ट्स या गेमिंग एक वायबल करियर ऑप्शन है। ये वीडियो उन सबको दिखा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली कर दीजिए। आज की कहानी उस आर्केड और इंटरनेट कैफे से शुरू होती है जो ई स्पोर्ट्स का बहुत ही बड़ा हिस्सा रह चुका है। चल 1v1 एक दूसरे को चैलेंज करते करते हमारी कहानियां इन्हीं कैफे से शुरू होके आज एक ग्लोबल इकोसिस्टम बन चुका है। यह एपिसोड जरूर एंड तक देखना। मैं हूं राहुल हिंदुजा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। यह एपिसोड उन लोगों के लिए है जो आज भी खराब डिवाइस का बहाना बनाते हैं। कुछ ही साल पहले इंडियन ई स्पोर्ट्स में कुछ नहीं था, बस थोड़े यंग और पैशनेट बच्चे थे जो समझते थे कि गेमिंग और ई स्पोर्ट्स एक जरिया बन सकता है सीखने और सिखाने का, और उसमें करियर बना सकते हैं। इन्हीं हालात से उभर के निकले काफी सारे यंग टैलेंटेड एथलीट, और उनमें से एक थे अंकित पंत, जिनको लोग वेनम के नाम से जानते हैं। अंकित ने अपने पापा के ऑफिस से काउंटर स्ट्राइक खेलना शुरू किया। खुद का कंप्यूटर तो दूर की बात है, वो गेमिंग कैफे भी जाकर खेल नहीं सकता था बिकॉज उसके पास पैसे नहीं थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। कैफे के ओनर ने उसका डेडिकेशन देख के उसको एक मौका दिया ताकि वो टूर्नामेंट्स खेल पाए। थोड़े छोटे मोटे लोकल टूर्नामेंट्स खेल के वो कैफे ओनर को पैसे देता था और थोड़ी बहुत सेविंग्स कर लेता था ताकि वो खुद का पीसी बिल्ड कर सके। 2008 में उसकी टीम ने पहली बार एक नेशनल टूर्नामेंट जीता, और उसी दिन से शुरू हुई वेनम की प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स जर्नी। आज की डेट में वो CS:GO और वैलोरेंट में compete करता है। वो एक फिटनेस एंथुसियास्ट, एथलीट और कंटेंट क्रिएटर का परफेक्ट ब्लेंड है, और ये उसने प्रूव कर दिया रेड बुल का पहला इंडियन ई स्पोर्ट्स एथलीट बन के। वो एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि स्पॉन्सरशिप के लिए आपके पास लाखों करोड़ों फैंस की जरूरत नहीं है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग, फैमिली फ्रेंडली, क्लीन और पॉजिटिव कम्युनिटी बना सकते हो। यहाँ तक कि बहुत से इंडियन पेरेंट्स ने अंकित को मैसेज करके अपने बच्चों के फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करके गाइडेंस भी मांगा है। अंकित जैसे एथलीट्स को बढ़ावा मिला बिकॉज नॉर्डविन गेमिंग जैसी कंपनीज ने लार्ज स्केल टूर्नामेंट्स होस्ट करना शुरू कर दिया। आप लोगों को तो पता ही है कि नॉर्डविन गेमिंग इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है, और उन्होंने बहुत ही अर्ली डेज में ESL के साथ पार्टनरशिप की, जो दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है। ताइवान एक्सीलेंस कप, ड्यू अरीना, ड्रीम हैक जैसे ढेर सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनर करके उन्होंने अपने टूर्नामेंट्स मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचा दिया। यार देखने जाओ तो नॉर्डविन की वजह से ही आज हम सब ई स्पोर्ट्स का एक हिस्सा बन चुके हैं। अभी नॉर्डविन गेमिंग ने इतना स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट सेक्टर एस्टैब्लिश कर दिया था ई स्पोर्ट्स के लिए, तो टीम्स तो आनी ही थी। ATE गेमिंग, टीम ब्रूटैलिटी, एंटिटी गेमिंग, सिग्निफाई और हम यानी कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देना शुरू किया और टीम सेटअप किया, और धीरे धीरे इंडिया का ई स्पोर्ट्स सीन आगे बढ़ता गया। बूट कैंप्स और गेमिंग हाउसेस शुरू होने लगे, और Dota 2 और काउंटर स्ट्राइक जैसी PC टाइटल्स इंडिया में एस्टैब्लिश होने लगी। ब्रांड्स भी इन्वॉल्व होने लगे और टीम्स को स्पॉन्सर करने लगे, और सडनली ई स्पोर्ट्स का सीन काफी कंपेटिटिव होने लग गया। इसी कंपेटिटिवनेस की वजह से इंडियन ई स्पोर्ट्स ऑर्ग्स इंटरनेशनल प्लेयर्स को इंडिया लाने लगे। शुरुआत हुई एंटिटी गेमिंग से, जब उन्होंने यूरोपियन काउंटर स्ट्राइक स्टार्स, डैव और सोलो को अपने रोस्टर में इंक्लूड किया। और फिर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने पोलैंड के कमिल और जोरेनेक के साथ अपनी CS:GO जर्नी शुरू की आफ्टर सेटिंग अप अ बूट कैंप इन कोरिया विद आवर फोर्टनाइट एंड ओवरवॉच टीम्स। इंडिया में ई स्पोर्ट्स के चर्चे बढ़ने लगे। इनफैक्ट इंटरनेशनल न्यूज में भी इंडियन ई स्पोर्ट्स के बारे में आर्टिकल्स छपने लगे। फाइनली लग रहा था कि अब जाके दुनिया में इंडियन ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्निशन मिल रहा है, और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने ब्लिज़र्ड के साथ काम करके इंडिया में ओपन ट्रायआउट सेटअप किया और मौका दिया इंडियन एथलीट्स को पहली बार ओवरवॉच वर्ल्ड कप जाने के लिए। ऑप्टिक गेमिंग, जो नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स ऑर्ग्स में से थे, उन्होंने अपनी नजर इंडिया पे डाली, और लूकस वाईबी ग्रोनिंग जो जर्मनी से कोच और IGL था, उसके साथ इंडिया में ओपन ट्रायल्स होस्ट किए, पिकिंग द बेस्ट टैलेंट इंडिया हैड टू ऑफर एट द टाइम। क्या ही टीम बनाई उन्होंने, अनस्टॉपेबल फोर्स बन गए थे वो लोग। सारे लोकल और नेशनल टूर्नामेंट्स जीतने लगे, और यही नहीं, ऑप्टिक इंडिया जोई एक्सट्रीम्स लैंड 2018 में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी दौरान टूर्नामेंट के एडमिन्स ने निखिल कुमावत फॉर्सेकन को हैकिंग करते हुए पकड़ लिया था।
उसके कंप्यूटर पे word.exe के नाम से एक चीट था। ऐसे ही word.exe एक मीम बन के रह गया और इंडियन ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी पर एक काला धब्बा बन के रह गया। फॉर सेकंड तो CSGO से बैन हो ही गया और ऑप्टिक इंडिया को टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके बाद ऑप्टिक गेमिंग ने अपने इंडियन ऑपरेशंस को डिसबैंड करके इंडिया को टाटा बाय बाय बोल दिया। इंटरनेशनली ई स्पोर्ट्स की दुनिया में इंडियन ई स्पोर्ट्स एक मजाक बन के रह गया और हम सबको लगा कि ये इंडियन ई स्पोर्ट्स का अंत है। बहुत वक्त लगा सबका भरोसा वापस कमाने में, बट word.exe आज भी सबको याद है। बट ये तो कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। इनफैक्ट ऑप्टिक गेमिंग को तो उनके पुराने CEO हेक्टर रॉड्रिगेज AKA हेक्स ने रीअक्वायर किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी रह गया और अगर उनको मौका मिले तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखकर और भी कुछ करना चाहेंगे। क्या पता, शायद ये ऑप्टिक इंडिया का नया चैप्टर है। इंडियन ई स्पोर्ट्स की दुनिया में लोग नए नए चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनमें से एक थे रॉनी स्क्रूवाला, जो कि एक जाने माने प्रोड्यूसर हैं और उनका शो यूसाइफर था। पहली बार वीडियो गेम्स को टीवी पर दिखाया गया और वो भी MTV पर, जहां हम सब बैठ के रोडीज देखते हैं। एक ऐसा रियलिटी शो जिसमें काउंटर स्ट्राइक, डोटा, टेकन और रियल क्रिकेट जैसे गेम्स खेले गए और पार्टिसिपेंट्स को 50 लाख रुपए कमाने का मौका मिला। बाय द वे, इनमें से एक विनर अंकित पंत भी थे। इसके बाद तो लग ही रहा था कि ई स्पोर्ट्स मेन स्ट्रीम जाने वाला है। हर महीने कोई ना कोई लैंड टूर्नामेंट होस्ट होता था, बट ये सब तो छोटी सी शुरुआत थी। गेम तो तब शुरू हुआ जब मोबाइल गेमिंग पिक्चर में आया। ये तब हुआ जब जियो इंडिया में आया और 4G का प्राइस ज्यादा सस्ता हो गया और स्मार्टफोन्स भी काफी अफोर्डेबल हो गए। अब तो देश भर के लोग कहीं से भी अपने फोन पे गेम खेल सकते थे। क्लैश ऑफ क्लैंस और क्लैश रॉयल के बारे में लोग जानते जरूर थे, बट फिर एक ऐसा गेम आया जिसने इंडियन ई स्पोर्ट्स का नक्शा बदल दिया और वो गेम है PUBG मोबाइल। जब PUBG रिलीज हुआ तब बहुत सारे गेमर्स इस गेम में शिफ्ट हो गए, बिकॉज इस गेम को खेलने के लिए ना तो कोई एक्सपेंसिव पीसी की जरूरत थी, ना कोई महंगा ग्राफिक्स कार्ड और ना कोई हाई-फाई इंटरनेट कनेक्शन। बस जो डिवाइस उनके जेब में ऑलरेडी था। PUBG के ग्रो होने के साथ साथ गेम का कंपैरेटिव सीन भी ग्रो होने लगा। टीम्स फॉर्म होने लगे और विलेजर ई स्पोर्ट्स जैसी कंपनीज ने गेम के लिए स्क्रिम्स होस्ट करना चालू किया, जिसमें प्लेयर्स को अपने स्किल शोकेस करने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों ने टूर्नामेंट्स भी होस्ट करना शुरू कर दिया और देखते देखते इंडियन ई स्पोर्ट्स में लाखों करोड़ों रुपए आने लग गए। बहुत सारे इंडिविजुअल प्लेयर्स ने खुद अपनी ई स्पोर्ट्स ऑर्ग शुरू कर दी। सोल, IND, INS जैसी टीम्स इसमें से उभर के निकल आई। इवेंचुअली एंटिटी गेमिंग और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हो गए, खुद का टीम सेटअप किया और फिर आए इंटरनेशनल ऑर्ग्स जैसे कि TSM, Fnatic और गैलेक्सी रेसर। अब PUBG सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बन गया था, जिसमें ई स्पोर्ट्स एथलीट्स और टीम्स तो थे ही, बट उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएटर्स और स्ट्रीमर्स का एक कल्चर भी बन गया था। PUBG मोबाइल अकेले अकेले इतने कम समय में वो कर गया जो शायद पीसी गेमिंग को सालों लगते, और इसी से शुरू हुआ इंडिया में मोबाइल ई स्पोर्ट्स का रेवोल्यूशन। और लोग सिर्फ गेम खेलने ही नहीं, देखने भी लग गए। स्ट्रीमिंग कल्चर इंडिया में था जरूर, और पॉपुलर पीसी स्ट्रीमर्स राकाजोन, सिक वॉरियर, जाया, मियाओ 16K, सुपरमैट, ईशान आर्या जैसे स्ट्रीमर्स ने अपनी फॉलोइंग बना तो ली थी हजारों में, लेकिन जब डायनामो, मॉर्टल, स्काउट, टेक्नो गेमर्स और टोटल गेमिंग जैसे स्ट्रीमर्स मैदान में उतरे तब व्यूअरशिप हजारों से लाखों और करोड़ों में बढ़ गए। मॉर्टल की शुरुआत भी PUBG मोबाइल से हुई, और इंडियन ई स्पोर्ट्स में रह के कौन सोल को नहीं जानता। वो ट्रॉफीज ही नहीं, लोगों के दिल भी जीत चुके हैं। एक ही साल में स्काउट टॉप 20 ई स्पोर्ट्स एथलीट्स में गिना गया, और जो भी टीम में खेला उसने अपनी परफॉर्मेंस हाईएस्ट टियर में रखने की पूरी कोशिश की। फिर वो भले IND, Fnatic या मोस्ट रिसेंटली PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग में ऑरेंज रॉक के साथ क्यों ना हो। अजय या अज्जू भाई, जिन्हें लोग टोटल गेमिंग के नाम से जानते हैं, वो प्रोफेशनली एक ग्रोथ हैकर है, और उन्होंने अपने टेक्निकल नॉलेज से अपना यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक ग्रो किया, और वो भी फ्री फायर में। देसी गेमर्स या अमित भाई, जो पार्ट टाइम ऑफिस में काम करते थे, वहां के फ्री वाईफाई पे यूट्यूब वीडियोस डाउनलोड करते थे। उनके पहले फ्री फायर वीडियो पे सिर्फ 500 व्यूज आए थे, और आज उनके पास 70 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। टेक्नो गेमर्स या उज्जवल चौरसिया ने अपना यूट्यूब चैनल
15 साल की उम्र में शुरू किया, और वो भी अपने बड़े भाई के फोन पे खेल के। टेक्नोलॉजी और गेमिंग के बारे में वीडियोस बनाते गए और धीरे धीरे उनका चैनल ग्रो होते गया। फिर उज्जवल ने GTA 5 स्ट्रीम करना शुरू किया और उनकी पर्सनालिटी और किस्मत दोनों चमकी। आज उन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और रोज देखते हैं। अब जब करोड़ों लोग एक इकोसिस्टम में आ जाएं, तो वहां तो लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे ही। नए नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आने लगा है बिकॉज इतनी व्यूअरशिप थी। रियो, लोको और नीमो के अलावा टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Game.tv और गेमरजी भी आने लगे। फिर हुआ जो किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया, कोविड। स्कूल्स, कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस बंद हो गए और गेमर्स सडनली अपने घर में अटक गए। काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत खराब हिट था, और जहां ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, वहां गेमिंग और ई स्पोर्ट्स पे स्पॉटलाइट आ गया। लोगों का गेम टाइम बढ़ गया और कंटेंट और व्यूअरशिप तो और भी बढ़ गया। इंडिया में स्पेशली ई स्पोर्ट्स बढ़ते गया। इस साल लैंड टूर्नामेंट्स बंद हो गए, बट ऑनलाइन टूर्नामेंट्स की बारिश होने लगी। पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग भी हुआ जो कमाल का व्यूअरशिप खींच रहा था। और फिर आया एक और धमाका, पबजी मोबाइल का बैन। इस बैन से सबको लगा कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगा, बट अपनी इंडस्ट्री बहुत हार्ड है। लोग CODM, फ्री फायर और वैलोरेंट जैसे गेम्स खेलने लगे और ई स्पोर्ट्स का चस्का सबको लग चुका था। फ्री फायर जैसी गेम को तो इस सिचुएशन से बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। सिंस सबको पबजी का ऑल्टरनेटिव चाहिए था, तो फ्री फायर तो ग्रो होते ही गया। फ्री फायर के FFIC टूर्नामेंट में 5 करोड़ से भी ज्यादा व्यूअरशिप आई और 25 लाख लोग इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे थे। और अब तो स्काई स्पोर्ट्स और TEC जैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स PC गेमिंग के इकोसिस्टम को एक नया जन्म ही दे रहे हैं। स्काई स्पोर्ट्स के लास्ट वैलोरेंट टूर्नामेंट को 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा, और वो भी 6 अलग भाषा में। इस साल का अंत तो स्काई स्पोर्ट्स के लिए धमाकेदार होने वाला है, उनके 10 लाख रुपए के वैलोरेंट टूर्नामेंट के साथ। और ये थी अब तक की कहानी। अब आगे क्या? लोगों ने तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के लिए 35 लाख रुपए का टूर्नामेंट अनाउंस किया है, और स्नैपड्रैगन क्वालकॉम ने फ्री फायर के लिए कॉन्क्वेस्ट अनाउंस किया है, जिसमें आप 50 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हो। सिर्फ यही नहीं, करीना ने तो 2 करोड़ रुपए का रोड मैप अनाउंस किया है 2021 में इंडिया के लिए। उनके टूर्नामेंट्स तो साल भर चलेंगे, और ये सब टूर्नामेंट्स तो अनाउंस हो चुके हैं। अब आप सोचिए कितने टूर्नामेंट्स होंगे जो अगले साल अनाउंस होंगे। और इन सब में नॉर्डविन गेमिंग तो अपने टूर्नामेंट्स होस्ट करते ही रहेगी। अग्नि सीरीज, ड्रीम हैक, ESL इंडिया प्रीमियरशिप, ताइवान एक्सीलेंस कप और स्काई स्पोर्ट्स और TEC के भी टूर्नामेंट्स साल भर चलेंगे। एंड यार, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के भी ओपन ट्रायल्स होने वाले हैं। तो अगर आप अपनी ई स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत करना चाहते हो, तो इससे अच्छा मौका आपको किधर मिलेगा? जो कहानी एक छोटे से लैंड कैफे में शुरू हुई, वो आज सबसे बड़े स्टेडियम्स में गूंज रही है। अपनी जेब में रखे मोबाइल फोन से अपनी किस्मत का काया पलट दिया। जितने भी लोगों ने पूछा, क्या हम वीडियो गेम खेल के अपना करियर बना सकते हैं? हाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दो। मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय।